हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 29 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। कब किया है? 28 मई 2023 को। तो ये डेट जो है आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कब किया गया था। तो 28 मई 2023 को किया गया था। दोस्तों, इनॉग्रेशन से पहले तमिलनाडु से आए हुए संतों ने सेंगोल को पीएम मोदी को सौंपा। इसके बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया है। नए संसद भवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसका शिलान्यास किया गया था 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल हैं। इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर का। प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? तो लगभग 971 करोड़ है, इससे भी अधिक हो सकती है। इसमें लोकसभा की सीटें 888 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 384 है। दोस्तों, अगर ज्वाइंट सेशन होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन होता है, तो उस दौरान लोकसभा में ही ये ज्वाइंट सेशन किया जाएगा। और दोस्तों, संसद में हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस स्थापित किए गए हैं और जो ऑफिसर्स हैं और जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हाई टेक ऑफिस की सुविधा दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे नए संसद भवन के बारे में। चलिए दोस्तों, सेंगोल की कहानी भी समझते हैं। सेंगोल क्या है? तो सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, यानी जब सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो उसका प्रतीक कौन है? सेंगोल। दोस्तों, सेंगोल का वजन है 800 ग्राम का, 5 फीट की इसकी लंबाई है, चांदी का बना है और ऊपर से सोने की परत चढ़ी हुई है। इसकी कहानी शुरू होती है जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह पूछा था कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर कौन सी चीज सौंपी जाए। तो उसी समय सी राजगोपालाचारी ने यह सुझाव दिया था कि जो तमिलनाडु में प्रचलित राजदंड की प्रथा है उसी को अपनाया जाए। तो ये सेंगोल वहां से मंगवाया गया था, वहां पर बनवाया गया था। दोस्तों, सेंगोल के मायने क्या होते हैं? तो तमिल शब्द सिम्मई से बना है सेंगोल, यानी समृद्धि से भरपूर इसका अर्थ होता है। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है, ये आप देख सकते हैं, नंदी की प्रतिमा। और इस पर तमिल में उकेरा गया है कि यह नेहरू को सौंपा गया था। यहां पर तमिल में कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि यह नेहरू को सौंपा गया था। दोस्तों, आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारा PDF हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डेली करंट अफेयर्स का PDF और जो भी इंपॉर्टेंट PDF है वो ऐप पर उपलब्ध है, तो आप वहां से डाउनलोड जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दृश्यम 2 को दिया गया है, यानी दृश्यम 2 2023 के आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म बनी है। दोस्तों, विकी कौशल और अभिषेक बच्चन ने आईफा 2023 को होस्ट किया था। इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी UAE में। और आईफा का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। और ये अवार्ड पहली बार साल 2000 में प्रदान किए गए थे और 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी आप नोट कर लीजिएगा, शेरशाह मूवी को दिया गया था। अब बात करते हैं 2023 के विजेताओं की। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है R माधवन को। फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है ऋतिक रोशन को। फिल्म विक्रम वेधा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया है मौनी रॉय को ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया है अनिल कपूर को जुग जुग जियो के लिए। म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है प्रीतम को ब्रह्मास्त्र फिल्म
के लिए, और प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है फीमेल में श्रेया घोषाल को ब्रह्मास्त्र के रसिया गाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट की मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं एच.एस. प्रणय, तो उन्होंने मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट की मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। याद रखिएगा, इसे मलेशिया ओपन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित की जा रही मलेशिया मास्टर्स में चीन के वेंग होंगयांग को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, एच.एस. प्रणय से पहले साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु भी मलेशिया मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो एच.एस. प्रणय है वो मलेशिया मास्टर्स जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। और पुरुषों की बात करें तो वो पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं बैडमिंटन के जिन्होंने मलेशिया मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। तो मलेशिया ओपन या मलेशिया मास्टर्स को जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं बैडमिंटन के? तो पहला नाम आता है एच.एस. प्रणय का, जिन्होंने मेंस सिंगल्स 2023 का खिताब जीता है। पी.वी. सिंधु ने वीमेंस सिंगल्स में 2013 और 2016 में जीत हासिल की थी, और साइना नेहवाल ने वीमेंस सिंगल में 2017 में जीत हासिल की थी। तो ये हैं भारत के मलेशिया ओपन के विजेता अब तक के। दोस्तों, मलेशिया मास्टर्स 2023 की बात करें तो इसमें वीमेंस सिंगल्स का खिताब जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। मलेशिया मास्टर्स की शुरुआत 2009 से हुई थी, तब से यह हर साल मलेशिया के अलग अलग वेन्यू पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 किन राज्यों की पश्चिमी सीमा पर आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा, सुदर्शन शक्ति अभ्यास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमान है उसके द्वारा राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य है सेना को आधुनिक तकनीकों से सक्षम बनाना, यानी कि जो सेना है वो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके और अपने आप को अपग्रेड कर सके और उसका लाभ उठा सके। हाल ही में आयोजित किए गए प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। तो टाइगर शार्क 40 अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। जल राहत अभ्यास अभी हाल ही में असम में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम जो है वो देश का पहला ऐसा नगर निगम बना है जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाएगा। दोस्तों, भारत में पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। अब ये CBDC होता क्या है इसको समझिएगा। CBDC मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जिस प्रकार से आपके पास कागज की मुद्रा होती है, लेकिन अगर इसी कागज की मुद्रा को हम डिजिटल रूप दे दें, यानी उसकी कीमत उतनी ही रहे लेकिन उसको डिजिटल रूप से उपयोग किया जाए, तो इस प्रकार की मुद्रा को हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं। दोस्तों, यह करेंसी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से आप कागज की मुद्रा का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं और इसे कानूनी रूप से भी स्वीकार किया गया है, यानी इसकी कीमत उतनी ही होगी जितनी आपकी जो कागज की मुद्रा होती है। दोस्तों, यह कमर्शियल बैंक मनी के बदले फ्री में बदला जा सकता है, यानी अगर आपको इसके बदले पैसे चाहिए तो इसको बदला जा सकता है। तो यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसको अभी हाल ही में पटना नगर निगम के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने का विधेयक पेश किया गया है? आंसर होगा अमेरिका। देखिए दोस्तों, अभी ये विधेयक केवल पेश किया गया है, इसको पास नहीं किया गया है। अब सवाल आता है कि ये विधेयक किसने पेश किया है? तो अमेरिकी संसद की प्रमुख सदस्य हैं ग्रेस मैंग। तो उन्होंने अमेरिका में दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने का एक बिल पेश किया है और इसका अमेरिका के कई समुदायों ने स्वागत भी किया है। दोस्तों, ग्रेस मैंग ने प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विधेयक पेश करने के बाद ये कहा है कि अमेरिका के साथ दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए दीपावली बहुत मायने रखती है, इसलिए इसको सरकारी छुट्टी घोषित किया जाना चाहिए। दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया। तो वहां की जो सीनेट है उसने राज्य में दिवाली को छुट्टी घोषित करने का विधेयक पारित किया था, यानी कि ये जो विधेयक है
ये पास किया जा चुका है पेंसिल्वेनिया में। और अब जो विधेयक आया है उसमें यह कहा गया है कि पूरे अमेरिका में दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए। दोस्तों, अमेरिका की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने अपनी टीम में इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं गीता राव गुप्ता, तो उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग में महिला संबंधी मुद्दों के लिए अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है और हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बना है। अमेरिका ने अभी हाल ही में एरिक गारसेटी को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तैराकी महासंघ यानी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो RN जयप्रकाश भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। यहां पर एक और नाम आ रहा है दोस्तों पंकज सिंह का, तो ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, RN जयप्रकाश अध्यक्ष बने हैं भारतीय तैराकी महासंघ के। इसके अलावा मोनाल डी चोकसी जो हैं वो सचिव बनाए गए हैं। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो नामदेव सिरगांवकर भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष बने हैं। सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में सुमन शर्मा ने शपथ ली है। जय कुमार एस पिल्लई को IDBI बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संजय विजय कुमार गंगापुरवाला किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों, संजय विजय कुमार गंगापुरवाला अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किस हाईकोर्ट के? मद्रास हाईकोर्ट के। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय के द्वारा 5 न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो दोस्तों, वो मुख्य न्यायाधीश कौन कौन है जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं? तो संजय विजय कुमार गंगापुरवाला मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और जस्टिस देवकी नंदन धानुका बॉम्बे हाईकोर्ट के, अगस्टन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के और ममिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और सरस वेंकट नारायण भट्टी केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, यहां पर एक नाम आ रहा है जस्टिस देवकी नंदन धानुका का। तो ये केवल 3 दिन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं क्योंकि उम्र इनकी 62 साल हो रही है 30 मई को। तो ये 30 मई को रिटायर्ड भी हो जाएंगे, यानी 3 दिन के लिए ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करेगा? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने यह घोषणा की है कि वह अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। दोस्तों, ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो जब पानी से बिजली गुजारी जाती है तो इससे हाइड्रोजन पैदा होती है और इस हाइड्रोजन के इस्तेमाल बहुत सारी चीजों को पावर देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता है, तो इस तरह बनी हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के दौरे पर गए हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर हैं नाइजीरिया की और इनकी यात्रा 28 से 30 मई 2023 तक होगी। दोस्तों, यह किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है, इसलिए आपको ये याद रखना है। बात आई है नाइजीरिया की, तो राष्ट्रपति हैं मोहम्मदू बुहारी और राजधानी है अबुजा और यहाँ की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। दोस्तों, नाइजीरिया किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, मेगा योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्ष जैन बने हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश गोपाल बने हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है? राजस्थान में।
अमेरिका ने किस देश के साथ नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? सुमन शर्मा ने। किस राज्य में हमर सुघर लायक अभियान शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? अब यह सिक्का जारी भी कर दिया गया है, तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। महाराणा प्रताप लोक कहां स्थापित किया जाएगा? भोपाल में। दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को बिजली निर्यात शुरू की है? नेपाल को। यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, कल एक मिस्टेक हो गई थी कि जो आंसर था वो तो टिक किया था नेपाल में, लेकिन बोल दिया था बांग्लादेश। तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेपाल। किस देश के 300 स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी गई है? तो ये श्रीलंका के 300 बच्चों को महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी गई है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो गैट का मुख्यालय जेनेवा में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे आसियान बोलते हैं, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय आदिस अबाबा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है और इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस लेओन्स में है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कमेंट की। तो कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर था हैदराबाद, तो लगभग सभी ने आंसर हैदराबाद दिया है। तो दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा। आज का प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।